हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना था। रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज क्या होती हैं, कब कॉज होती हैं, किस वजह से कॉज होती है, क्या क्या इनके कॉजेज होते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ाया था, जिसमें क्या हो रहा था, आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से आपका एयर जो है वो आपकी बॉडी में पास नहीं हो पा रहा था। इसी तरीके से आज हम आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है चोकिंग। चोकिंग क्या होता है, कैसे कॉज होता है, जब ये कॉज होता है तो हमें क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉलो करने हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं चोकिंग के बारे में। बेसिकली चोकिंग वर्ड से ही हम समझ पा रहे हैं, कोई चीज ब्लॉक होना, चोक होना किसी चीज का। तो जब भी कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, लाइक कोई फूड मटेरियल हो सकता है, कोई टॉय छोटा सा खिलौना हो सकता है, या कोई कॉइन हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके गले में फंस के आपके एयरवे को ब्लॉक करे, वो हमारा चोकिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा एयरवे था, जिसमें हमारा एक कोई फॉरेन बॉडी जो है यहाँ पे फंस गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा एयरवे जो, जिससे हमारी एयर पास हो रही है, ये ब्लॉक हो जा रही है। जब ये ब्लॉक होगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आपका रुक जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, चोकिंग कहते हैं। तो चोकिंग इज अ मेडिकल इमरजेंसी। चोकिंग एक आपकी मेडिकल इमरजेंसी होती है, इन विच अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, लाइक आपका कोई फूड, टॉय, कोई खिलौना, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट बिकम्स स्टिक इन द एयरवे, जा करके आपके एयरवे में चिपक जाता है और एयरवे को ब्लॉक कर देता है। ये आपका पार्शियली और एक कंप्लीटली ब्लॉकेज को कॉज करेगा, आप जिसकी वजह से आपके लंग्स में आपका एयर का फ्लो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, जिसमें डिस्टरबेंस आपके आती हैं, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन की कमी आपकी बॉडी में कॉज होने लगती है। इफ द ब्लॉकेज इज नॉट रिमूव क्विकली, अगर हमने उस ब्लॉकेज को जल्द से जल्द क्विकली रिमूव नहीं किया, द पर्सन में डेवलप एक्सफाइजिया, तो पर्सन में एक्सफाइजिया जैसी कंडीशंस आपको दिखाई दे सकती है, जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, एंड मे बी डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि पेशेंट मर जाए लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको यहाँ चोकिंग में दिखाई देता है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ आज की क्लास में आपसे। अब बात करते हैं इसके कॉजेस की, कि क्या क्या आपके कॉजेस हो सकते हैं चोकिंग के, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो आपकी चोकिंग को कॉज करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम कोई भी आपके फूड पीसेस, जब हम खाना वगैरह खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय कुछ हमारे फूड मटेरियल, फूड पार्टिकल जो है हमारे गले में जा करके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, हमारे एयरवे को ब्लॉक करते हैं, या फिर एंटरिंग टू क्विकली, जब भी हम जल्दी जल्दी किसी चीज को खाते हैं, किसी चीज को जल्दी जल्दी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका चोकिंग कॉज हो सकता है। टेकिंग और लाफिंग विद द ईटिंग, खाना खाते समय अगर हम खाना भी खा रहे हैं और हंस भी रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपका खाना आपके गले में, आपके एयरवे में फंस सकता है। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, कई सारे फॉरेन बॉडीज आपकी गले में फंस जाती है, जब भी छोटे बच्चे, स्पेशली ये आपके छोटे बच्चों में ज्यादातर दिखाई देता है। छोटे बच्चे खेल खेल में कोई कॉइन, मतलब सिक्का है, कोई छोटे मोटे टॉय खिलौने हैं, या कोई बटन है, या फिर कोई भी अदर मार्बल्स वगैरह जो आपके कंचे आते हैं,
तो मार्बल्स वगैरह बेसिकली मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके गले में फंस जाता है। इसके इसके अलावा आपके पुअरली फिटिंग द डेंचर्स, उसकी वजह से भी आपका कॉज हो सकता है। इसके अलावा वॉमिटिंग ब्लॉकिंग द एयरवे, वॉमिटिंग वगैरह जब भी कभी होती है तो हम जब बेहोश हो जाते हैं या हमारे जब भी वॉमिटिंग कॉज होती है तो वॉमिटिंग कभी कभी हमारे गले में भी फंस जाती है, जो कि हमारे एयरवे को ब्लॉक कर सकती है। तो एक कारण हमारा वॉमिटिंग भी हो सकता है। इसके अलावा कई सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आपके माउथ में जब हम डालते हैं, छोटे बच्चे अपने मुंह में डाल लेते हैं तो वो भी आपके एयरवे को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये कारण ये भी हो सकता है आपके ब्लॉकेज का, जिसकी वजह से आपका एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा अगर हम चोकिंग के टाइप्स की बात करें तो चोकिंग के टाइप्स आपके अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक होता है आपका पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा होता है कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि मैंने आपको कल भी समझाया था। पार्शियल में आपका जो एयरवे जो होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होता है, थोड़ा सा आपका ब्लॉक होता है या थोड़ा सा आपका ओपन रह जाता है, जिसमें आपका क्या होता है कि एयर जो है आपकी पूरी तरीके से नहीं रुकती है और थोड़ा बहुत आपका जो एयर है वो थोड़ी बहुत आपकी जाती रहती है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। तो वो आपका पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। सम एयर कैन बी पास थ्रू द एयरवे, कुछ थोड़ी बहुत एयर जो है आपकी पास होती रहती है। पार्शियल थिकनेस, पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में द पर्सन कैन नॉट बी कफ एंड स्पीक। इस केस में क्या होता है कि पेशेंट कैन बी स्पीक, पेशेंट जो है इस कंडीशन में खांस भी सकता है और बोल भी सकता है। ठीक है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, जिसमें आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब भी आपका पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा, तो आप कैसे उसे पहचानोगे? तो आपको वहां पे क्या दिखाई देगा? फोर्सफुल कफिंग दिखाई देगा, मतलब कि एक बहुत ज्यादा जोर लगा करके जब आप खांसने लगते हो, तो वो एक तरीके से आपके पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को दिखाता है। इसके अलावा स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग आपके इंडिकेट करता है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आपको दिखाई देती है। एंड एबल टू स्पीक, और पेशेंट जो है बोलने में कैपेबल होता है, बोल पाता है, पूरी तरीके से उसका ये नहीं होता है कि वो बात नहीं कर पाता है या उसका पूरी तरीके से ब्लॉकेज कॉज हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देती है, एक तरीके से वो थोड़ा बहुत बोल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की, तो इसमें क्या होता है? नो एयर कैन बी पास थ्रू द एयरवे। हमारी जो एयर है वो आपके एयरवे के थ्रू बिल्कुल भी थोड़ी सी भी आगे प्रोसीड नहीं हो पाती, आगे की ओर पास नहीं हो पाती है। दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन, जिसे ये एक आपकी एक तरीके से एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें पेशेंट की डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जिसमें आपको कई सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कैन नॉट बी स्पीक एंड कफ, इसमें पेशेंट ना तो खांस पाता है ना ही बात कर पाता है। कैन नॉट बी ब्रीथ, पेशेंट सांस भी नहीं ले पाता है, ब्रीदिंग भी नहीं ले पाता है, और स्लाइडली अटेम्प्ट टू ब्रीथ, और बहुत स्लाइडली धीरे धीरे उसकी ब्रीदिंग भी स्टॉप हो जाती है, ब्रीथ भी नहीं ले पाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा आपको क्या दिखाई देता है? आपके यूनिवर्सल एक चोकिंग साइन दिखाई देता है, जिसमें पर्सन क्या करता है, अपने गले को कुछ क्रिस क्रॉस करके पकड़ लेता है। कल की मैंने आपको क्लास में मैंने आप लोगों को वो इमेजेस दिखाई थी कि किस तरीके से वो यूनिवर्सल साइन आपको किस तरीके से दिखाई देता है। देखिए कुछ इस तरीके से, जब भी हमारा एयरवे ब्लॉक होता है और हम वो सांस नहीं ले पाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपकी कई सारी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं, जिसमें एक यूनिवर्सल साइन आपको दिखाई देता है, जिसमें पेशेंट क्या करता है,
जिसमें पेशेंट क्या करता है, एक तरीके से अपने गले को कुछ इस तरीके से पकड़ लेता है बहुत जोरों से। ठीक है। अपने क्या क्या बोला गया, यूनिवर्सल चोकिंग साइन होता है, जिसमें क्या होता है कि कैचिंग द थ्रोट, पेशेंट जो है अपने गले को, अपने थ्रोट को कुछ इस तरीके से पकड़ लेता है, जोर से जकड़ लेता है, जिसमें उसको, क्योंकि वहां पे एयरवे जब ब्लॉक होता है वो अपनी ब्रीदिंग नहीं ले पाता है, तो उसकी वजह से ये यूनिवर्सल साइन आपको दिखाई देते हैं। जिसमें आपको और भी साइन दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके जो लिप्स का जो कलर होता है या फेस का जो कलर होता है वो कुछ ब्लूइश कलर का दिखाई देने लगता है, जो कि इंडिकेट करता है लैक ऑफ ऑक्सीजन को, आपकी ऑक्सीजन की कमी को इंडिकेट करने लगता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इफ अनट्रीटेड, अगर हमने पेशेंट को ट्रीट नहीं किया इमीडिएटली, फॉरिजन बॉडी पार्टिकल्स रिमूव नहीं किए, तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, और अगर पेशेंट बेहोश होता है तो उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस भी कॉज हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा इसमें सडन अचानक से डिफरेंट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को, तो ये सारी चीजें आपको एयरवे, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। अब चोकिंग के दौरान आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो सडन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा अचानक से प्रॉब्लम होने लगती है। इनहेबिलिटी टू स्पीक, पेशेंट को बोलने में, बात करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होने लगती है, बहुत ज्यादा हिचकिचाहट के साथ वो बात करने लगता है। वीक और अपसेंट कफ, पेशेंट जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, या फिर उसका जो है जो खांसी वगैरह, कभी कभी तो बहुत धीरे धीरे खांसने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि कभी कभी खांसी पूरी तरीके से आपकी बंद हो जाती है। स्क्वीजिंग और नॉइजी ब्रीदिंग, स्क्वीजिंग और नॉइजी ब्रीदिंग आपको सुनाई देने लगता है। पैनिक पैनिक और डिस्ट्रेस आपको दिखाई देने लगता है, पेशेंट जो है बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है, बहुत ज्यादा घबराने लगता है, बहुत पैनिक हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा वो अपने कैचिंग द थ्रोट, अपने गले को कुछ इस तरीके से पकड़ने लगता है। इसके अलावा उसके लिप्स और जो उसकी फिंगर ऑफ टिप्स हैं वो ब्लूइश कलर की दिखाई देने लगती है, और पेशेंट सीवियर केस में अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। ठीक है। इसमें जो है आपको अब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना क्या है जब भी पेशेंट को इस तरीके की कंडीशंस कॉज होती है। तो आपको बेसिकली देखे तो आप पेशेंट को, जब भी पेशेंट बेहोश होता, वो पेशेंट के गले में कुछ फंस जाता है, तो पेशेंट को इनकरेज करना है कि आप खांसिए, आप जितना खा सकते हैं आप उतना खांसिए, आपको आप खांसिए, जिससे कि आपका फॉरिजन बॉडी पार्टिकल आपके बॉडी से बाहर निकल जाए। तो आपको जितना आप खा सकते हो उतना जोर लगा करके खांसो आप। ठीक है। उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं। डू नॉट गिव वाटर, पेशेंट को हम पानी नहीं देते हैं, और हिट देयर बैक अननेसेसरी, और अननेसेसरीली हम पेशेंट को बैक साइड बिल्कुल भी टैप नहीं करते हैं। इफ अ पर्सन कैन नॉट बी ब्रीथ और स्पीक, अगर पेशेंट ब्रीथ भी नहीं ले रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अडल्ट एंड चिल्ड्रंस में क्या करना चाहिए, जो कम 1 साल से ऊपर के लोग होते हैं, कॉल फॉर एम्बुलेंस, सबसे पहले तो एम्बुलेंस सर्विसेज को आपको कॉल कर देना है। गिव 5 बैक ब्लो, जिसमें पेशेंट को नीचे की साइड झुका करके पेशेंट को 5 बार थपथपी देनी होती है बिटवीन द शोल्डर एंड ब्लैडर, ब्लैडर और शोल्डर के बीच में। ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट कम आउट, और अगर इससे भी पेशेंट का इस टेक्निक से अगर पेशेंट का ऑब्जेक्ट नहीं निकल रहा है, अब आपको क्या करना है, 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट आपको देने हैं, जहां पे आपको एब्डोमेन पे एक एक तरीके से 5 बार एक प्रेशर क्रिएट करना है, जिससे कि जो नीचे नीचे की ओर से जब आपका प्रेशर लगेगा तो पेशेंट की बॉडी से वो फॉरिजन बॉडी पार्टिकल आपका बाहर की ओर निकल जाएगा, जिसे हम हिमेलिच मेथड भी बोलते हैं। ये एक तरीके का ऐसा मेथड होता है जिसपे हम
जो आपके एब्डोमेन जो होता है, लोअर एब्डोमेन पे हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कंटिन्यूअसली, कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स नीचे थोड़ा सा बेंड करके, जिससे क्या होता है कि पेशेंट के एयर वे में जो भी फॉरेजन पार्टिकल फंसे हुए हैं वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से हम इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नाउ रिपीटेड 5 बैक ब्लो, दोबारा से आपको क्या करना है, 5 बार फिर से बैक ब्लो को रिपीट करना है एंड 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, और आपको 5 बार फिर से एब्डोमिनल थ्रस्ट को रिपीट करना है जब तक आपका ऑब्जेक्ट ना निकल जाए। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो उस कंडीशन में आप ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर सकते। इफ द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अब बेहोश हो गया है तो आपको क्या करना है, केयरफुली लोअर द पर्सन, पेशेंट को ग्राउंड फ्लोर पे जमीन पर आराम से, सावधानी पूर्वक आराम से उसको लेटा देना है। कॉल फॉर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, और पेशेंट के लिए एक इमरजेंसी मेडिकल हेल्प के लिए आपको क्या करना है, एम्बुलेंस सर्विसेज को कॉल करना है, मेडिकल सर्विसेज को कॉल करना है, जिससे कि पेशेंट की हेल्प के लिए वहां पे इमरजेंसी सर्विसेज जल्द से जल्द आ सके। इफ नीडेड, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमें सीपीआर परफॉर्म करना है। ईच टाइम यू ओपन द एयरवे ड्यूरिंग द सीपीआर, चेक फॉर द विजिबल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट एंड रिमूव द ओनली इफ द केयरफुली विजिबल। अगर पेशेंट जब आप सीपीआर दे रहे हो और एयरवे ब्लॉक है, तो एयरवे को ब्लॉक करने, अनब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले हमें एयरवे को चेक करना है। एयरवे एयरवे में ऐसा तो नहीं कोई ऑब्जेक्ट आपका फंसा हुआ हो, आपको दिखाई दे रहा हो, अगर दिखाई दे रहा है और आप उसको आसानी से अपनी फिंगर की हेल्प से पकड़ के निकाल सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि उस ऑब्जेक्ट को आपके एयरवे से निकाल देना है केयरफुली, देन कंटिन्यू सीपीआर, और देन आपको क्या करना है, पेशेंट को सीपीआर कंटिन्यू करना है, पेशेंट को सीपीआर देना है। स्टार्ट जिस जब तक पेशेंट की ब्रीदिंग नॉर्मल स्टार्ट ना हो जाए या फिर मेडिकल हेल्पर्स वहां पे ना आ जाए, तब तक हम उसे सीपीआर कंटिन्यूअसली देते रहेंगे। ठीक है, बट इसमें कुछ हमारे कॉम्प्लिकेशंस भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका एयरवे जब भी आपका ब्लॉक होता है, जब भी आपकी चोकिंग कॉज होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक्सफाइजिया की कंडीशन कॉज हो सकती है। एक्सफाइजिया बेसिकली आपकी बॉडी में जब भी लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है आपकी बॉडी में, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उसे हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है एक्सफाइजिया। एक्सफाइजिया बेसिकली एक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें आपका ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके विद इन 4 to 6 मिनट के अंदर आपके ब्रेन सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपने मैनेजमेंट नहीं किया, प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उस टाइम पे इमीडिएटली पेशेंट को नहीं दिया, तो उसकी वजह से पेशेंट का ब्रेन डैमेज हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन कॉज हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी कॉज हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी कॉज हो सकती है। देखो, जब भी आपकी बॉडी में एयर नहीं जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी के सेल्स को, आपके हार्ट को ऑक्सीजन रिसीव नहीं होगा, आपके लंग्स को ऑक्सीजन रिसीव नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन आपके बॉडी को नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी की सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारी सेल्स को जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन के पास जो हमारे पास ऑलरेडी जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ वो एक रिएक्शन कॉज करते हैं जिसमें वो 3 चीजें बनाते हैं आपके, एक तो आपका एटीपी बनाते हैं, दूसरा आपका CO2 बनाते हैं और तीसरा आपका वाटर बनाते हैं। तो एटीपी जो है एज आपके एनर्जी के लिए यूज होने लगता है, जिनको हम एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं, वाटर हम अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए यूज कर लेते हैं, बट हमारे पास CO2 का कोई काम नहीं होता है। तो CO2 हमारा एक्सफाइजिया की कंडीशन में बाहर निकल ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में उसकी मात्रा, CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये आपका एक तरीके से टॉक्सिन्स का काम करने लगता है, जो कि आपकी बॉडी को
हार्म पहुंचाने लगता है, आपकी बॉडी को डैमेज करने लगता है, आपके सेल्स को डैमेज करने लगता है। तो विद इन 4 to 6 मिनट अगर ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ब्रेन सेल्स डाई होने लगती है, मरने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट पेशेंट बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है, बहुत ज्यादा घबराने लगता है, बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो हमें क्या करना है, चोकिंग के केस में तुरंत इमीडिएटली एक एक्शन लेना है। चोकिंग को रिड्यूस करना है, एयरवे को क्लियर करना है। एयरवे, जिससे कि आपका एयरवे पूरी तरीके से क्लीन हो जाए और आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आपकी बॉडी में हो सके और आपकी ब्रेन सेल्स डैमेज ना हो। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज होगा, और जब रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉज होगा तो आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन रिसीव नहीं होगा, लाइक आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को ऑक्सीजन रिसीव नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन नहीं रिसीव होगा आपके हार्ट को, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो जनरेट कर रहा है, वो कभी कभी जब आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जब जनरेट नहीं करेगा, जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, तो ये आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को डिसबैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट वर्किंग नहीं करता है, मतलब आपकी हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाती है अचानक से, जो कि आपके कार्डियक अरेस्ट को इंडिकेट करता है, आपके कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन को कॉज करता है, जिसमें पेशेंट की डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। क्लास, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। अगर आपका खुद का कोई मेडिकल स्टोर है और आप अपने मेडिकल स्टोर को फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक फार्मा क्लिनिक, अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेलीमेडिसिन कोर्स करना चाहिए, जिसमें आपको एक लीगल वे में फार्मा क्लिनिक कैसे ओपन करना है, क्या क्या क्राइटेरियाज आपको फॉलो करने हैं, किस तरीके से फॉलो करने हैं, इसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, जिसकी टोटल फीस 25,000 रुपीज है, पूरे कोर्स की फीस। अगर आपको ये कोर्स करना है और अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन करना है, तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए और अपने टेलीमेडिसिन कोर्स के लिए पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ओके क्लास, ठीक है। अब बात करते हैं आपके प्रिवेंशंस की, कि आपको चोकिंग के दौरान क्या क्या प्रिवेंशंस फॉलो करने हैं, क्या क्या ऐसी कंडीशंस नहीं आने देने हैं जिससे कि आपका चोकिंग कॉज हो सके। तो आपको हमेशा जब भी आपको खाना खाना है, तो आपको आराम से स्लोली स्लोली धीरे धीरे आराम से चबाते हुए खाने को खाना है। डू नॉट टेक लाफ एंड ईटिंग। जब भी आप खाना खाएं, तो आप कभी भी हंसिए नहीं। अगर आप हंसेंगे या फिर टॉकिंग बात करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो आपके एयरवे में फंस सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप खाना खाते समय आप शांति से एक पीसफुल माइंड के साथ आप खाना खाइए, और जिससे कि आपको कोई भी इश्यूज ना क्रिएट हो, आपका एयरवे ब्लॉक ना हो। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा छोटे बच्चे, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस से आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉय या फिर कॉइन्स, इन सबको दूर रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा चोकिंग के चांसेस पाए जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं कि छोटी भी चीज, कभी भी कुछ भी चीज, छोटी मोटी चीजें दिखती हैं तो वो उसे अपने डायरेक्ट मुंह में डाल करके खाने की कोशिश करते हैं, और जब वो खाने की कोशिश करते हैं तो वो एयरवे में जा करके उनके एयरवे को ब्लॉक कर देते हैं। तो एयरवे ब्लॉक ना हो, तो उसके लिए इन सारे प्रिकॉशंस को आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से बच सके, चोकिंग से बच सके। इसके अलावा एक तरीके से ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को फ्लो चार्ट में भी देखिए यहाँ पे समझाया है कि चोकिंग आपका बेसिकली क्या है। तो जब भी आपका कोई फूड पार्टिकल्स या फिर कोई फॉरेजन ऑब्जेक्ट आपके एयरवे में जा करके फंस जाता है, एयरवे को ब्लॉक कर देता है, जिसे हम चोकिंग कहते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, और हमें
हम बोलने में असमर्थ भी हो जाते हैं, अनेबल टू स्पीक, हम बोलने के लिए कैपेबल भी नहीं हो पाते और हमें बहुत सारे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी आपको दिखाई देती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक तरीके से एक मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम पहले तो बैक ब्लो मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम 5 टाइम्स टैपिंग करते हैं पेशेंट को नीचे डाउन झुका करके, हम पेशेंट के शोल्डर और ब्लैडर के बीच में हम पेशेंट के 5 टाइम्स टैपिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है एक बैक फ्लो मिल करके वो बाहर की ओर निकल सके। लेकिन अगर आपका ये मेथड काम नहीं करता है तो आप 5 टाइम एब्डोमिनल थ्रस्ट मेथड का यूज करेंगे, जिसमें आप पेशेंट को एब्डोमेन पे एक प्रेशर क्रिएट करते हो, वो भी 5 टाइम्स एक झटके के साथ, ठीक है। तो एब्डोमिनल थ्रस्ट मेथड का यूज करेंगे। देन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर तब भी नहीं निकल रहा है और अगर आपको दिखाई दे रहा है और नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी अगर नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल नहीं है, तो आप वहां पे क्या करोगे, तुरंत सीपीआर परफॉर्म करोगे एयरवे को क्लियर करके, ठीक है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चोकिंग के केस में पेशेंट को हेल्प कर सकते हो। तो चोकिंग क्या है, बेसिकली चोकिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई फॉरेजन पार्टिकल्स आपके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसमें हम नॉर्मल ब्रीथ नहीं ले पाते हैं, और ये आपके एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन को कॉज करता है, जिसमें हमें एक इमीडिएट, एक तुरंत का तुरंत एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे जिसमें ये भी होता है कि हम अपने एयर फ्लो को दोबारा से रीस्टोर कर सके। तो उसके लिए हमें एक तुरंत इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की नीड होती है। अगर हमने इसको तुरंत रिकवर नहीं किया तो ये आपके एक्सवाइजिया जैसी कंडीशन को भी कॉज कर सकता है। तो बेसिकली ये किसकी वजह से कॉज होता है, आपके एयरवे ब्लॉकेज की वजह से। जब भी आपका फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके एयरवे में फंस जाता है, उसकी वजह से आपका चोकिंग कॉज होता है। मेनली इसके जो है सिम्टम्स जो आपको दिखाई देते हैं, वो आपके ब्रीदिंग में आपको डिफिकल्टीज, स्पीकिंग में डिफिकल्टीज, खांसने में आपको प्रॉब्लम होती है, ये सारी आपको कंडीशंस दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं, आप अपने हैंड से अपने थ्रोट को कस के जोर से पकड़ने लगते हो, एक तरीके से, जो कि आपका एक यूनिवर्सल साइन होता है, हैंड्स कैचिंग द थ्रोट। इसमें आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो, इनकरेज द कफिंग, पेशेंट को खांसने के लिए इनकरेज करना है अगर वो कैपेबल है तो ये सारी कंडीशंस आप इस तरीके से पेशेंट के साथ कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, चोकिंग। बाकी सफोकेशन और चोकिंग में अगर हम एक मेजर डिफरेंस देखें तो सफोकेशन में क्या होता है कि बेसिकली आपको, आप सांस तो ले, मतलब आपका जो एयर वे है वो ब्लॉक तो नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास वहां पे एयर ही प्रेजेंट नहीं होती है जिससे आप एयर को इंटर कर सको। उसमें क्या होता है, बेसिकली देखो, जब आपके कोई प्लास्टिक पॉलीज या फिर आपका पिलो से आपके माउथ को पूरी तरीके से दबाता है कोई पर्सन, आपके सुसाइड पर्पज से या फिर आपको और जानबूझ के मारने के पर्पज से, जब क्या करता है कोई व्यक्ति, उसको फोर्सफुली उसके एयरवे को ब्लॉक करने के लिए, उसके सांसों को रोकने के लिए एक तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं करने देता है, वहां पे उसके प्लास्टिक पॉली बैग से उसके नोज को, उसके माउथ को पूरी तरीके से सील कर देता है, जिसकी वजह से आपका एयर जो है आगे की ओर प्रोसीड नहीं हो पाती है। और एयरवे उसमें चोकिंग में क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बोलिए या चोकिंग बोलिए, उसमें क्या होता है, बेसिकली आपका एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है, जो आपकी एयर है, वो आपके लंग्स में, आपके बॉडी में आगे की ओर प्रोसीड नहीं हो पाती है, पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यही हमारा क्या है, चोकिंग है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।